हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ ली थी। जैसे कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन हो, 2A + 3B प्रोडक्ट है 4C + 5D, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में तो क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रस समीकरण मितिक गुणांक काम में आते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, 1/dA/dt, या dA/dt क्या है, एक की कंसंट्रेशन में चेंज। किसकी? एक की कंसंट्रेशन में चेंज। और नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि एक की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद -1/3 dB/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं। आगे क्या लिखेंगे, प्लस पॉजिटिव साइन के साथ 1/4 dC/dt इक्वल टू 1/5 dD/dt। यहां रेट ऑफ रिएक्शन में तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। लेकिन यहां पूछा जाए एक के डिक्रीज होने की दर, एक के डिक्रीज होने की रेट, एक क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक के डिक्रीज होने की रेट पूछ जाए तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेते, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेते। ऐसे इस प्रकार बी के डिक्रीज होने की रेट क्या होगी, -dB/dt। जहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेंगे, जहां सी होगा, सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सी के इंक्रीज होने की रेट, सी के इंक्रीज होने की रेट dC/dt। और डी भी इंक्रीज होगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, dD/dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन में याद रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देते हैं, क्या देते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद उसमें, लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी उसके लिए पूछा जाए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए पूछा जाए, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेते, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में नहीं लेते। अब सेम यही कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई न्यूमेरिकल आया, ये एग्जांपल है जिसमें ये दे रखा है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जिसमें लिख रखा था एक के डिक्रीज होने की रेट। किसके? एक के डिक्रीज होने की रेट 4 मोल/लीटर इनटू टाइम है। ये है एक के डिक्रीज होने की रेट, क्या है, 4 है, 4 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, -1/2 dA/dt। dA/dt का मान तो कितना है, 4, क्या है, 4। अरे ए डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, -1/2 इंटू -1 क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, 2 मोल/लीटर इंटू टाइम आएगा। और पूछा जाए बी के इंक्रीज होने की, सी के इंक्रीज होने की रेट। किसके? सी के इंक्रीज होने की रेट। तो सी के इंक्रीज होने की रेट क्या होगी, डायरेक्ट dC/dt क्या होगी, dC/dt। यहां से क्या लिख सकते हो, -1/2 dA/dt इक्वल टू 1/4 dC/dt। इसका मान अपने पास है, इसका मान कितना है, यहां से 2, कितना है, 2, 1/4 dC/dt। ये निकालना है, 4 इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 मोल/लीटर इंटू टाइम। समझ में आ गया। इसमें तो डिक्रीज और इंक्रीज होने में क्या नहीं लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेना है, जबकि रेट में क्या लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन। आगे टॉपिक है, वो पढ़ते हैं लो ऑफ मास एक्शन, द्रव्य क्रियानुपाती नियम। अब द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या है, द्रव्य क्रियानुपाती नियम एक सेम ऐसा ही द्रव्य क्रियानुपाती नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य क्रियानुपाती नियम सेम, इससे मिलता जुलता ही है एक वेग नियम, रेट लॉ, इसको बोलते हैं वेग नियम।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लेना और समझ भी लेना दोनों क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे कोई भी ये रिएक्शन है 2a + 3b इक्वल टू कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, 2a + 3b कोई भी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। यहां से इस नियम के अनुसार अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाए, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको पावर में लगा दें तो उनके बराबर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। क्या रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ऊपर लगा दिया पावर के रूप में। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, ऊपर लगा दिया। इसमें रेट, इस नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों की सांद्रता के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर के रूप में होती है। क्या, किसके रूप में होती है, पावर के रूप में। तो यहां से तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल अवधारणा, ये सैद्धांतिक, जब हम देखकर बता सकते हैं इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। प्रयोगशाला में नहीं जाना पड़ा, थ्योरेटिकल अवधारणा। ये कौन सी अवधारणा है, थ्योरेटिकल। अभिक्रिया का वेग किससे डिसाइड हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर पावर में लगा दिए, इससे क्या होगा, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल अवधारणा। ये थ्योरेटिकल अवधारणा देखकर बता दिया गया अभिक्रिया का वेग क्या होगा। इसमें अभिक्रिया का वेग जैसे 2a + 3b था, ये किस में गया, प्रोडक्ट में गया। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन R के होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनके बराबर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं अल्फा और बीटा मान लू, इसमें तो जो थी ए जितना था पूरा आ गया, एक की इसमें बी था जितना पूरा आ गया। इसमें क्या होगा, वेग नियम में जो एक काम आ रहा है, जो एक काम आ रहा है, जितना काम आ रहा है उतना उतना ही लेना, उसका कोएफिशिएंट जितना % काम आ रहा है उतना, और बी भी उतना। अगर कोई भी रिएक्टेंट ऐसा हुआ जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, जहां वो ही रिएक्टेंट लेना है जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो। अब कोई रिएक्टेंट ऐसा हुआ CS, सपोज लो यहाँ C हो, CS हो जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या नहीं लेते, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के इस समीकरण में, इस इक्वेशन में क्या नहीं लेते, वो विकारक नहीं लेते जिसकी रेट ऑफ, जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, जिसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। जैसे यहाँ तो पूरा ए चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पूरा ए चेंज नहीं हो रहा। अल्फा और बीटा हो सकता है, अल्फा और बीटा किसके बराबर हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो अल्फा और बीटा है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल डिसाइड होगा, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अवधारणा, ये कौन सी अवधारणा है, प्रैक्टिकल अवधारणा, जिसमें उन्हीं रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट वास्तव में रियल में से अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ए जैसे पूरा नहीं ले रहा, कुछ पार्ट ले रहा है, बी का कुछ पार्ट ले रहा है, हो सकता है सी ले नहीं रहा हो, तो यहाँ सी नहीं लिखेंगे। इसमें तो क्या लिखेंगे, इसमें सारे रिएक्टेंट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सारे रिएक्टेंट। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल। लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कौन कौन सा रिएक्टेंट काम में आ रहा है। इसके अलावा इस समीकरण को, इसको बोलते हैं वेग नियम, इस समीकरण को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 12th क्लास में अवकलित समीकरण, या इसी को बोलते हैं वेग व्यंजक, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। कई बार अवकलित डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिखनी है, किसी भी अभिक्रिया में अगर अभिकारकों की सांद्रता को, अभिकारकों की सांद्रता को उनके घातांक के रूप में लिखा जाए, किसके रूप में, घातांक के रूप में लिखा जाए, जहां पावर या घातांक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, उसको क्या बोलते हैं,
डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। कंसंट्रेशन को लिखना है किसके रूप में, पावर के रूप में। जो पावर क्या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होंगी या नहीं भी होंगी, उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये कौन सी अवधारणा है, प्रैक्टिकल। ये कौन सी अवधारणा है, थ्योरेटिकल। समझ लें, थ्योरेटिकल जो देखकर बता सकते हो, 2 है 3 है देखकर बता सकते हो, लेकिन ये किससे डिफाइंड होगी, किससे होगी, प्रैक्टिकल से। किससे होगी, प्रैक्टिकल से। ये तो ही 2 अवधारणा, पहला लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा रेट लॉ। अब आगे का टॉपिक है जो इन दोनों पे ही डिपेंड है, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ पर ही डिपेंड है। एक तो है मोलिकुलरिटी, अणुसंख्यता। मोलिकुलरिटी, अणुसंख्यता। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि, अभिक्रिया की कोटि। 2 चीज है, पहली है मोलिकुलरिटी और दूसरी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या है, जो अपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था ना, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, उस पर आधारित है। इसका मतलब कैसे अवधारणा है, कैसे अवधारणा है, थ्योरेटिकल। कैसे अवधारणा है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक है। कैसे अवधारणा है, सैद्धांतिक। आप क्या कर सकते हो, देखकर बता सकते हो। क्या बता सकते हो, जैसे ये रिएक्शन है 2A + C इक्वल टू कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो, अणुसंख्यकता का मतलब है, मोलरिटी का मतलब है इस रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं। कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 और 1 3। किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले मोलिक्यूल्स की संख्या क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी। क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी। एक बार यह समझना, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 3। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन क्या है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है, किसी भी निश्चित फिक्स टाइम पर, किसी भी फिक्स टाइम पर जो भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें क्रियाकारक रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, आपस में टक्कर खा रहे हैं, किसी भी फिक्स टाइम पर, किसी निश्चित क्षण पर। समझने की कोशिश करना, किसी भी निश्चित क्षण पर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, किसी भी फिक्स टाइम पर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी। उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसमें यहां कितने टकरा रहे हैं, 2, यहां कितने टकरा रहे हैं, 3। अब समझना, जैसे मैंने यहां लिखा 5A + 4B, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, यहां देख के आप बोलोगे 5 और 4 कितने टकराए, 9। लेकिन इसकी मोलिकुलरिटी 9 नहीं है। मोलिकुलरिटी क्या नहीं है, 9। क्यों, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, किसी भी फिक्स टाइम पे रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने टकरा रहे हैं, एक ही फिक्स टाइम पे, किसी निश्चित क्षण पर रिएक्शन में रिएक्टेंट के अधिकतम 3 ही मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं। कितने टकरा सकते हैं, तो इसका मतलब मोलिकुलरिटी क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा। क्योंकि एक निश्चित क्षण पर कितने अणु टकरा सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही टकरा सकते हैं। कितने टकरा सकते हैं, 3 ही टकरा सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें 3 टकरा सकते हैं, अब मैं यहां आया, अब टकरा 3 सकते हैं, क्या मैं कोई भी बाह्य कारक है, जैसे मैं आ गया, क्या इस 3 को रोक सकता हूं, रिएक्शन को मैं रोक नहीं सकता। ये बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती। बाह्य कारकों से क्या नहीं होती, ये बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती। अणुसंख्यकता 3, कम से कम एक अणु तो टकराएगा। कम से कम कितना, एक या 2 अणु तो टकराएंगे। ये तो नहीं है कि टकराया नहीं टकराया तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसलिए अणुसंख्यकता हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। अणुसंख्यकता क्या होती है, पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि एक ही टाइम पर कितने मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, 3।
हो सकता है 3 से ज्यादा टकराए एक ही टाइम पर। अब 3 से ज्यादा टकराए तो वो एक पार्ट में नहीं होगी, वो रिएक्शन एक से अधिक पार्टों में होगी। क्या होगी? अधिक पार्टों में होगी। जैसे कोई भी रिएक्शन हो, ए से बी सी, ये एक पार्ट में, आगे ये रिएक्शन ए बी सी, अगर डी, अगर एक से अधिक एक ही पार्ट में रिएक्शन हो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। एक ही पद में हो, एलिमेंट्री या प्राथमिक रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं? प्राथमिक रिएक्शन। और एक से ज्यादा में हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। एक से ज्यादा में उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। एक ही पद में हो, अणुसंख्यकता मोलिकुलरिटी प्रथम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए परिभाषित होती है। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही पद में हो रही है, तो देख लेंगे कितने अणु टकरा रहे हैं। एक बार में कितने टकरा सकते हैं? 3 से ज्यादा नहीं टकरा सकते। और एक से अधिक है, इसके लिए मोलिकुलरिटी परिभाषित नहीं होती। एक से अधिक पदों में कोई भी रिएक्शन हो रही है, एक से अधिक पार्ट में कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसके लिए मोलिकुलरिटी को परिभाषित नहीं करते। ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। सेम ये तो क्या हुआ? किस पे डिपेंड थी? लॉ ऑफ मास एक्शन पे, द्रव्य क्रिया अनुपात नियम पे। और अभिक्रिया की कोटि ये रेट ऑफ रिएक्शन पे, किस पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर, रेट लॉ पे, सॉरी, वेग नियम पे। वेग नियम कैसा था? प्रैक्टिकल। कैसा था? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोगशाला में। प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोगशाला में। हम खुद नहीं बता सकते, प्रयोगशाला में से रेट रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। इसमें क्या होता है? यहां से मैं लिखूं k इंटू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ऐसे लिखा हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन। अल्फा और बीटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अलग भी हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है। इसमें क्या आप देखकर बता सकते हो? अणु देख के बताए तो कौन सी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी। इसमें जो कोटि होगी वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी। अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी। किसमें? रेट लॉ में। रेट लॉ में जो इन दोनों घातांकों का योग, पावर्स का योग होगा, वो किसके बराबर होगा? ऑर्डर के बराबर होगा। कोटि 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर अभिक्रिया, समझना, अगर अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। पहले को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। प्राथमिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। और ज्यादा हो कॉम्प्लेक्स। ये दोनों के लिए परिभाषित होती है। किसके लिए? एलिमेंट्री के लिए भी परिभाषित होती है और इसके लिए भी परिभाषित होती है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी। जबकि ये किसके लिए क्या नहीं होती? परिभाषा सामान्यतः किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए क्या नहीं होती? डिफाइंड नहीं होती। कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए? जटिल अभिक्रियाओं के लिए। ये बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। किससे? जबकि अणुसंख्यकता जब 2 भाग ले रहे थे तो 2 अणु ही भाग लेंगे, बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती। बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती। अब यहां मैंने लिखा है जटिल अभिक्रिया। क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक से अधिक पदों में हो, एक से अधिक पार्ट में हो, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। ये किसके लिए? एलिमेंट। सामान्यतः दोनों के लिए हो सकती है, अलग अलग पदों के लिए, लेकिन नॉर्मली किसके लिए होती है? एलिमेंट्री के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः किसके लिए परिभाषित की जा सकती है? एलिमेंट्री के लिए। ये दोनों के लिए की जाती है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक पद होंगे, एक से अधिक पार्ट होंगे, एक से क्या होंगे? अधिक पार्ट होंगे। पहला पार्ट सपोज करना कि स्लो है, फास्ट है, कोई भी पहला पार्ट फास्ट हो सपोज करो, दूसरा स्लो, तो जो वेग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? स्लो। धीरे वाले मंद गति वाले पद से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मंद गति वाले से। और मंद गति में समझना, मंद गति में जो मोलिकुलरिटी है किसके बराबर होती है? ऑर्डर के।
अब क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वेग रेट किससे डिसाइड होती है? मंद गति वाले से, स्लो वाले पार्ट से। किससे? स्लो वाले पार्ट से। स्लो वाले पार्ट में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मोलिकुलरिटी और अणुसंख्यकता में, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन आ सकता है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। अब यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, इस साइड लिख रहा हूं मोलिकुलरिटी, अणुसंख्यकता, यहां लिख रहा हूं ऑर्डर। क्या लिख रहा हूं? ऑर्डर 40। पहला, ये कौन से नियम पे आधारित है? लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम पर इस पर आधारित है। द्रव्य, ये कौन से नियम पर आधारित है? रेट लॉ पर। कौन से नियम पर आधारित है? रेट लॉ पर। दूसरा, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका मतलब कैसी है? सैद्धांतिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सैद्धांतिक। इसका मतलब कैसी है? प्रैक्टिकल। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल। जे अणुसंख्यकता ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये नॉर्मली कौन सी रिएक्शन के लिए? एलिमेंट्री, प्राथमिक, केवल एक ही पार्ट में समाप्त होने वाली। ये एलिमेंट्री और जटिल दोनों के लिए, एलिमेंट्री प्लस कॉम्प्लेक्स जटिल दोनों के लिए, एलिमेंट्री और जटिल दोनों के लिए होती है। या जटिल अभिक्रिया में अगर हो तो कौन सा पद? मंद गति वाला। इसमें भी कौन सा? मंद गति वाला। जटिल में हो तो इसमें कौन सा? मंद गति वाला। इसमें कौन सा? मंद गति वाला। और मंद गति में अणु मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होंगे? बराबर। इसके आगे एक और समझना, ये बाह्य कारकों से क्या होती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स बाह्य कारकों से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाह्य कारकों का। इस पर क्या होगा? बाह्य कारकों का क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इस अभिक्रिया में 3 मोलिकुलर भाग लेते, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल में तो क्या हो? प्रैक्टिकल करने वाले कुछ चेंज कर दे बाह्य कारक तो क्या हो सकता है? रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो सकती है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की टेम्परेचर बढ़ा दिया, घटा दिया तो भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ये तो 3 भाग ले तो 3 ही लेंगे, लेकिन इनकी सिचुएशन बाह्य कारकों से क्या होगी? प्रभावित होगी। बाह्य कारकों से क्या होगी? प्रभावित होगी। ये मोलिकुलरिटी और किसमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है? डिफरेंस। एक चीज याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स वाली। कॉम्प्लेक्स में, अभी भी बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? बराबर। कॉम्प्लेक्स में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? बराबर। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किससे देखेंगे हम? रेट वाले देखेंगे। रेट लॉ से क्या देखेंगे? ऑर्डर। लेकिन अगर दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसकी मोलिकुलरिटी इतनी है, तो वो किसके बराबर होगी? ऑर्डर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ऑर्डर के बराबर होगी। अब आगे एक चीज याद रखनी है, आगे एक पॉइंट याद रखना है। अगर किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया जाए, आधिक्य में बहुत ज्यादा ले लिया जाए, अधिक एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा ले ली जाए, तो उसके सापेक्ष कोटि क्या मानते हैं? ऑर्डर क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। जैसे कोई भी रिएक्शन दी, A+B और C, ये कोई भी रिएक्शन दी, प्रैक्टिकल से देखा गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है A² B और C, ऐसा है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन ऐसी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कि
ए स्क्वायर बी वन और सी की पावर -1, ए स्क्वायर बी और सी की पावर -1। अब समझना, यदि इसकी ऑर्डर पूछा जाए या अनुसंख्या के तहत कितनी है, मोलिकुलरिटी समझना, मोलिकुलरिटी अनुसंख्या कितने पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं, कितने पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं, 2, कितने पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं, 2। जबकि यहां से ऑर्डर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, ऑर्डर निकाला जाए, ऑर्डर कितना होगा, 2 + 1 - 1 कितना आ गया, 2। जहां ऑर्डर भी कितना है, 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए एक को अक्सेस में ले लिया गया, एक को क्या कर दिया, एक को आधिक्य में लिया गया, किस में लिया गया, एक को आधिक्य में, अक्सेस में लिया गया, एक को आधिक्य में लेते एक की कोटि तो क्या हो गई, एक की ऑर्डर तो क्या हो गई, 0, एक को तो क्या लेना, 0। तो अब ऑर्डर क्या होगी, बी और सी वाला, बी और सी भी 1 - 1, तो पूरी रिएक्शन की भी क्या हो गई, 0, पूरी रिएक्शन की भी क्या होगी, 0। एक को अक्सेस में लिया तो किसकी कोटि, किसकी ऑर्डर 0 करनी है, एक को। अगर बी को अक्सेस में लिया जाए, किसको, बी को, तो बी की ऑर्डर क्या करनी है, 0, बी की ऑर्डर 0 करेंगे, 2 - 1 कितने होगी, रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, 1। अगर सी को अक्सेस में ले लूं, सी को क्या कर लूं, आधिक्य में, सी को क्या कर लूं, आधिक्य में, सी को आधिक्य में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब देखना यहां ऑर्डर क्या है, 3, या जबकि मोलिकुलरिटी क्या है, 2। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बराबर कौन सी विक्रिया में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कौन सी में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कौन सी में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। रेट किससे डिसाइड होती है, स्लो वाले पार्ट से, मंद गति वाले, किससे, मंद गति वाले, किससे, मंद गति वाले। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना। आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल अब पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। आपका अगेन धन्यवाद।